सभ्यता का पता कैसे चला और उसकी नगर नियोजन कैसा था, जल निकास प्रणाली कैसी थी, उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कला की। कला के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मणके बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट थे। मणके का तात्पर्य आप एक मोती से समझ सकते हैं। मणके कई प्रकार के बनाए जाते थे, जैसे चक्राकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित इत्यादि। मणके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल भी होता था, जैसे कई प्रकार के पत्थर थे, जिसमें एक कार्निलियन पत्थर था जो बहुत सुंदर होता था, उसमें बहुत चमक होती थी। इसके अलावा जैस्पर, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी इत्यादि पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों के अलावा उस समय विभिन्न धातुओं का इस्तेमाल भी मणके बनाने में किया जाता था। उनके अंदर सोना, तांबा और कांसा धातु का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा एक अन्य पदार्थ जैसे फ्योन और मिट्टी से भी, शंख से भी मणके बनाए जाते थे। मणकों के जो कारखाने सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वो दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 है लोथल और नंबर 2 है चनहुदड़ो। लोथल जो है वो वर्तमान में गुजरात में है और चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब हम बात करते हैं मूर्ति निर्माण कला। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं, जिसमें हम कुछ मुख्य मूर्तियों की बात यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 11.5 सेंटीमीटर है। नर्तकी की एक और मूर्ति मिली है जो मिट्टी के द्वारा बनाई गई है। एक मूर्ति हमें योगी की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित की संज्ञा दी गई है। यह भी मिट्टी से बनाई गई है। मूर्ति निर्माण कला के बाद हम बात करते हैं मुहरे। मुहर निर्माण कला में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत एक्सपर्ट थे। मुहरों की संख्या लगभग हमें 2500 प्राप्त हुई है। इन 2500 मुहरों में 500 मुहरें हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हो गई हैं। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत प्रमुख स्थान था। मुहरों पर किस प्रकार के अंकन थे, अब उस पर बात करते हैं। मुहरों पर सामान्य रूप से पशुओं का अंकन जो है वो ज़्यादा किया गया है। पशुओं के अंदर गेंडा, भैंसा, बाघ, हाथी, हिरण इत्यादि पशुओं का चित्रांकन उसमें किया गया है। इसके अलावा जो मुहरें थी उस पर स्वास्तिक के चिन्ह भी मिलते हैं, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के समय सूर्य उपासना को दर्शाते हैं। मुहरें जो होती थी वो भी कई प्रकार की होती थी, आयताकार, बेलनाकार, गोलाकार। मुहरों का जो सिस्टम होता था वो जो फ्रंट का भाग होता था, अग्रभाग में चित्रांकन किया जाता था और पीछे के भाग के अंदर घुंडी लगी होती थी, जो संभवतः टांगने के काम आती थी। मुहरें मुख्य रूप से सेल खड़ी की बनाई जाती थी। सेल खड़ी मिट्टी जैसा एक पदार्थ होता था। इसके अलावा मुहरों पर जो सबसे ज़्यादा चित्रांकन मिलता है वो मिलता है एक सींग वाले वृषभ का। इसके अलावा कुबड़दार बैल का चित्रांकन भी हमें बहुत मात्रा में मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। लिपि की बात करें तो आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र अंकित हैं और कुछ अक्षर भी दिखाई देते हैं। इतिहासकारों के द्वारा यह बताया गया है कि संभवतः यह जो लिपि है यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जब हम हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो बाएं से दाएं की ओर चलती है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन इससे उलट थी सिंधु घाटी सभ्यता की। परंतु आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, यदि आज तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है तो यह मालूम कैसे पड़ा कि वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी या
बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब भी हम किसी पंक्ति में कोई वाक्य लिखने लगते हैं और अंत में यदि हमारा स्थान कम रह जाता है तो हम वहाँ पर जो अक्षर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और उनके मध्य का जो स्थान होता है वो कम हो जाता है। ऐसा ही सिंधु घाटी सभ्यता की अभिलेखों में मिलता है कि उसमें जितने भी अक्षर लिखे गए थे, इस ओर के लिखे गए अक्षर तो खुले खुले लिखे हुए थे, उनके मध्य का स्थान ज़्यादा था और इस तरफ आते आते उनके मध्य का जो स्थान था वो कम हो जाता है। इसकी जो लिपि है उसे इतिहासकार भाव चित्रात्मक नाम देते हैं, अर्थात यह पिक्टोग्राफ है, चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए गए हैं इस लिपि के अंदर। इस लिपि में लगभग हमें 2500 लेख प्राप्त हो गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जो सबसे बड़ा लेख है उसमें 17 चिन्ह हैं और वर्तमान में वह धोलावीरा के अंदर है जो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय विज्ञान की प्रगति किस प्रकार की थी। विज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे पहले बात करते हैं गणित की। गणित की विभिन्न संख्याओं को दर्शाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते थे और साथ ही साथ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें गणितीय संक्रियाओं का भी ज्ञान था, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बाट मिले हैं जो 16 के अनुपात में प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी गणित में रुचि और उनके ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली हम बात करते हैं धातु के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया था। धातु की ढलाई का कार्य किया जाता था, जैसा कि अभी हमने मणके के लिए बात की तो उसमें भी विभिन्न धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। तो उन धातुओं से मणके किस प्रकार से बनाए जाते थे, धातुओं को पिघलाकर और उन्हें विभिन्न आकृति में ढाला जाता था। इसके साथ साथ मणकों के जो कारखाने थे वो लोथल और चनहुदड़ों से मिले थे, लेकिन मणकों में छेद करने के जो उपकरण हैं वो 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लोथल, चनहुदड़ों और हाल ही में धोलावीरा से भी वो उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह जो उपकरण होता था यह धातु से बना हुआ बहुत तीक्ष्ण उपकरण होता था, जिसे विभिन्न प्रकार के पत्थरों के मणकों में और धातुओं के मणकों में छेद करने का कार्य किया जाता था। धातु की ढलाई में हम बात करें, कांसे की जो मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वह भी धातु विज्ञान का प्रतीक है। दूसरी हम बात करते हैं दैमाबाद, जो सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निपुण थे। मिट्टी के बर्तन कई प्रकार से बनाए जाते थे। फेओन एक मिट्टी थी जो महंगी मानी जाती थी, उसे घिसी हुई मिट्टी या बालू रेत कहा गया है। वो जो उससे जो बर्तन बनाए जाते थे उनका साइज छोटा होता था। संभवतः महंगी वस्तुओं को रखने के लिए फेओन्स के पात्र यूज किए जाते थे। इसके अलावा जो भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो चाक पर बनाए जाते थे, जैसे कि वर्तमान में कुम्हार बनाते हैं उसी प्रकार से, और उनको पकाने के लिए भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो भट्टियों का साइज प्राप्त हुआ है वो है 2.1 मीटर गहरी भट्टियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उन्हें पकाने के बाद उन पर गेरुए रंग कर दिया जाता था और काले रंग की तुलिका से उस पर डिज़ाइन बनाए जाते थे। ओमान से भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि मृद भांड बनाने में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रवीण थे। अब हम बात कर लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने खूब प्रगति की थी। कालीबंगा और लोथल से हमें खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जो खोपड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ है उसमें 6 छेद हैं। यह एक बालक की खोपड़ी है। इन 6 छेदों से हमें तत्कालीन शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।